नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां इस बुलेटिन में बात करेंगे देश से जुड़ी अहम खबरों की। तो सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के गुट ने शरद पवार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना में इससे पहले 2 बार शरद पवार की वजह से ही फूट पड़ी थी। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में अब एकनाथ शिंदे गुट ने एनसीपी के चीफ शरद पवार पर सीधा हमला बोला है। एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि आज से पहले जब भी शिवसेना का बंटवारा हुआ था उसमें शरद पवार का ही हाथ था। उन्होंने नारायण राणे और राज ठाकरे की बगावत का जिक्र करते हुए कहा कि इन दोनों ही नेताओं के पीछे शरद पवार का हाथ था। उन्होंने कहा कि आज शरद पवार की ओर से बाला साहब ठाकरे के सम्मान की बात की जा रही है। उन्हें महाराष्ट्र की जनता को जवाब देना चाहिए कि बाला साहेब ठाकरे को जिंदा रहते हुए क्यों प्रताड़ित किया गया। उन्होंने एक मराठी चैनल से बात करते हुए शरद पवार की ओर से शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कहने पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने अक्सर शिवसेना के विभाजन के बारे में निजी तौर पर बात की है। पवार ने नारायण राणे को शिवसेना से बाहर निकालने में भी मदद की थी, तो वहीं छगन भुजबल को खुद शरद पवार ने शिवसेना से बाहर किया था। इसके अलावा राज ठाकरे को भी उनका समर्थन हासिल था। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार का बड़ा कद है और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से उन पर सीधा हमला होने पर तीखा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। वहीं 4 महीने से पापा कर रहे मेरा रोए आधी रात भागकर ऐसी चीजें घटना सामने आई। हालांकि अब एनसीपी की ओर से केसरकर के आरोपों को कोई जवाब नहीं दिया गया है। केसरकर के ने बाला साहब ठाकरे को याद करते हुए कहा कि मैंने मातोश्री को सिल्वर ओक के दरवाजे तक कभी जाते नहीं देखा। बाला साहब कभी भी कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए थे। बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि अगर मैं अपनी पार्टी का आखिरी व्यक्ति हूँ तो भी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। एकनाथ शिंदे समर्थक नेता ने कहा कि इसलिए शिवसैनिक कभी भी शरद पवार के साथ नहीं रहेंगे। बता दें कि एनसीपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शरद पवार ने कहा था कि भले ही शिवसेना के विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं लेकिन शिवसैनिक अभी भी वाकई में ही जिंदा हैं। इसलिए अगले चुनाव में या तो 1-2 अपवादों को छोड़कर इन 40 विधायकों में से किसी भी निर्वाचित नहीं होगा, कोई और किसी को भी जीत नहीं मिलेगी। गौरतलब है कि 2019 में महाविकास आघाड़ी सरकार के गठन में भी शरद पवार की अहम भूमिका मानी जाती है। उन्होंने ही कांग्रेस और शिवसेना को एक मंच पर लाने की सफल कोशिश की थी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सबसे पहले ट्वीट किया था। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राउत ने बाला साहब ठाकरे के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि वो ही गुरु और वो ही गुरूर हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का ट्वीट आया और दोनों के बीच कलह सामने आ गई। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे को और आनंद दिघे की तस्वीरों को पोस्ट किया। उन्होंने मराठी में लिखा कि बाला साहब ठाकरे के विचारों से कोई धोखा नहीं हुआ है, यह बुझने वाली अंगार नहीं है, हिंदुत्व के सिवा कोई विचार नहीं है। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माना जा रहा है कि शिंदे का यह ट्वीट उद्धव ठाकरे पर निशाना है। दरअसल शिंदे लगातार उद्धव पर हिंदुत्व के भटकने के आरोप लगा रहे हैं। शिंदे के ट्वीट के बाद राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग शिवसेना छोड़कर जाते हैं और कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे हमारे गुरु हैं। अगर बाला साहेब जिंदा होते तो अपने ही अंदाज में ऐसे लोगों को जवाब देते। उन्होंने कहा कि बाला साहब हम सभी के गुरु थे। वह उन सभी के गुरु थे जो शिवसेना, महाराष्ट्र और देश के प्रति वफादार हैं। शिंदे पर तंज कसते हुए राउत ने कहा कि बाला साहब के साथ निष्ठा रखना ही उनकी असली गुरु दक्षिणा है। इसके बाद शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे का आगामी राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला करने के एक दिन बाद शिवसेना को महाराष्ट्र में उनकी सहयोगी कांग्रेस से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट ने भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने को शिवसेना के रुख पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। थोराट ने एक ट्वीट में शिवसेना के वैचारिक दलबदल पर सवाल उठाया है। तो वहीं बता दें कि मुर्मू को अपना समर्थन देकर कांग्रेस और एनसीपी ने महाविकास आघाड़ी की एकजुटता पर ही सवाल उठाए हैं। शिवसेना प्रमुख
उद्धव ठाकरे ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। उनके ऐलान के साथ ही पार्टी के सांसदों और नेताओं में कई गहन बातें चलने लगी। एमवीए गठबंधन की अन्य पार्टी एनसीपी और कांग्रेस में असंतोष उठने लगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के कद्दावर नेता बाला साहेब थोराट ने ट्वीट में लिखा कि राष्ट्रपति चुनाव एक वैचारिक लड़ाई है। यह लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए चल रहा संघर्ष है। यह महिला बनाम पुरुष या आदिवासी बनाम गैर आदिवासियों का सवाल नहीं है। थोराट ने आगे कहा कि जो लोग संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के पक्ष में हैं, वे यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। शिवसेना ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन क्यों किया है? इस तरीके का सवाल उन्होंने खुद शिवसेना से पूछा है। उन्होंने इसके कुछ कारण भी बताए हैं, लेकिन हम इसके पीछे शिवसेना नेतृत्व के वास्तविक भूमिका के बारे में कुछ नहीं कह सकते। थोड़ा वजन कम करो ब्या, इसको लेकर खुद शिवसेना के अलग राजनीतिक दल हैं, इसलिए वह अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। हालांकि इस वैचारिक लड़ाई में शिवसेना की तरफ से निभाई जा रही भूमिका, जब गैर लोकतांत्रिक रास्ता अपनाकर राज्य सरकार को उखाड़ फेंका गया और शिवसेना के अस्तित्व को चुनौती दी गई, तो वह समझ से बाहर है। महाविकास आघाड़ी का ही शिवसेना हिस्सा है, लेकिन उन्होंने निर्णय लेते समय हमारे साथ कुछ भी चर्चा नहीं की थी। इस तरीके के सवाल कई राजनेताओं ने खुद उद्धव ठाकरे को लेकर उठाए। इस बीच एमवीए ने भी एक अन्य सहयोगी एनसीपी ने कहा कि भले ही शिवसेना ने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला किया है, वे चाहते हैं कि राज्य में उनका गठबंधन बरकरार रहे। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि हर राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने अपनी पसंद को ही चुना है। यह एनडीए का समर्थन नहीं है। मुर्मू आदिवासी समुदाय से हैं, इसलिए शिवसेना को अपना समर्थन देना चाहिए था। हालांकि इस बात पर कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि जैसे ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी तो महाविकास आघाड़ी में बिखराव होगा। यही कारण है कि अब कांग्रेस और एनसीपी के साथ अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी दूरी बढ़ने लगी है। हालांकि महाविकास आघाड़ी को इस बात की उम्मीद थी कि सरकार भले ही गिर गई हो, लेकिन शिवसेना का साथ मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ। पहले महाराष्ट्र सरकार गई और अब कांग्रेस और एनसीपी के हाथ से शिवसेना भी निकलती जा रही है। माना जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि ये बात देखने लायक होगी कि क्या उद्धव अब अपने राजनीतिक भविष्य को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए शिंदे गुट के साथ आते हैं या नहीं। तो देश भर में अशोक स्तंभ को लेकर सियासी घमासान चल रहा है। इस बीच राष्ट्रीय प्रतीक में फेरबदल का आरोप कई नेता लगा रहे हैं। देश में अब अशोक स्तंभ को लेकर विवाद शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नए संसद भवन की छत पर स्थापित किए गए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया था। इसके बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर अशोक स्तंभ से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने सरकार पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अपमान करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि सारनाथ में अशोक स्तंभ पर शेरों के चरित्र और प्रकृति को पूरी तरह से बदलना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अपमान है। उन्होंने इस ट्वीट में सारनाथ में रखे अशोक स्तंभ को और नए संसद भवन की छत पर स्थापित अशोक स्तंभ की तस्वीर भी साझा की। विपक्ष का आरोप है कि सारनाथ संग्रहालय में जो भी ओरिजिनल अशोक स्तंभ रखा है उसमें शेर शांत हैं, जबकि नए संसद भवन की छत पर जो अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है उसमें शेरों को आक्रामक दिखाया गया है। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी ने कहा कि ऐसे आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत खुद का संसद भवन बना रहा है जो 150 साल पहले अंग्रेजों के बनाए संसद भवन की जगह लेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह लोगों को गुमराह कर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं टीएमसी सांसद ने नए संसद भवन पर राष्ट्रीय प्रतीक पर कटाक्ष किया और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सच कहा जाए सत्यमेव जयते से सिंहमेव जयते में लंबे समय से पूरा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा का राष्ट्रीय प्रतीक पर विवादित बयान सामने आया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
नलिन कोहली ने मंगलवार को टीएमसी सांसद को यह कहते हुए फटकार लगाई कि उन्होंने यह बयान सिर्फ देवी काली पर अपनी विवादित टिप्पणी से दूर होने के लिए दिया है, जबकि बीजेपी के नलिन कोहली ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन की आवश्यकता के बारे में बात की थी तो विपक्षी दलों ने इसकी निंदा की थी, उन्होंने इसकी आलोचना की थी। अब जब कोई सरकारी कार्यक्रम होता है जिसमें प्रधानमंत्री की तरफ से राष्ट्रपति की स्थापना अनावरण होता है तो फिर वह इसकी आलोचना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि ओरिजिनल अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश के सारनाथ में म्यूजियम में रखा हुआ है। माना जाता है कि इसे 250 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। 1900 में जर्मनी के सिविल इंजीनियर फेडरर ऑस्कर ओरिएंटियल ने सारनाथ के आसपास खुदाई शुरू की थी। खुदाई करते समय 1905 में ये अशोक स्तंभ मिला था। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के एक दस्तावेज के मुताबिक इस समय अशोक स्तंभ की ऊंचाई 7 फीट 6 इंच है, लेकिन माना जाता है कि इसकी ऊंचाई 55 फीट रही होगी और समय के साथ इसके 2 फुट हुई होगी। खुदाई करने पर पता चला कि इस अशोक स्तंभ को 8 फीट चौड़े और 6 फीट लंबे पत्थर के एक बड़े से आकार के चबूतरे पर स्थापित किया गया था। इस स्तंभ के पिछले हिस्से में तत्कालीन पाली भाषा और अशोक के लेख छिपे हुए हैं। इस स्तंभ पर एक लेख में लिखा है कि देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसे कहते हैं कि पाटलिपुत्र और प्रांतों में कोई संघ में फूट ना डाले। जो कोई चाहे तो भिक्षु हो या भिक्षिणी संघ में फूट डालेगा, उसे सफ़ेद कपड़े पहनाकर उस स्थान में भेज दिया जाएगा जो भिक्षुओं और के लिए सही नहीं साबित होता है। इस स्तंभ पर अशोक के लेख के अलावा 2 और लेख शासनकाल का है, जबकि दूसरा लेख 4वीं शताब्दी के में लिखा हुआ माना जाता है। सम्राट अशोक को दुनिया का सबसे महान राजाओं में से गिना जाता है। 270 ईसा पूर्व में वो राजा बन गए थे, लेकिन कलिंग के युद्ध में उन्हें बदल कर रख दिया। इस युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और जगह जगह पर स्तंभ गड़वा दिए। मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए संसद भवन की छत पर लगे जिस राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया, उसे जयपुर में बनाया गया। आपको बता दें कि इसे बनाने में 5 महीने का समय लगा और नए संसद भवन की छत पर लगाने में 2 महीने लगे। इसके निर्माण के पीछे जयपुर के लक्ष्मण व्यास, उनके बेटे गौतम व्यास और कारीगरों की एक मजबूत टीम की कड़ी मेहनत है। अशोक स्तंभ का निर्माण जयपुर स्थित बिंदाका औद्योगिक क्षेत्र के लक्ष्मण व्यास की फैक्ट्री में हुआ। लक्ष्मण व्यास ने बताया कि नए संसद भवन का काम टाटा कंपनी को मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा थी कि राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का पूरा काम मेक इन इंडिया के तहत होना चाहिए। इसके बाद टाटा समूह के अधिकारियों ने ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की जो इसे भारत में बना सके। उनकी यह तलाश जयपुर में लक्ष्मण व्यास के पास आकर खत्म हुई। लक्ष्मण व्यास ने इससे पहले महाराणा प्रताप दिल्ली एयरपोर्ट पर स्थित हाथियों का निर्माण भी किया था। उनका काम देखने के बाद टाटा समूह ने इसे बनाने की जिम्मेदारी उन्हें दी। व्यास ने बताया कि इस अशोक स्तंभ को बनाने में 5 महीने लगे। इस दौरान उन्होंने और उनके बेटे गौतम और उनकी टीम ने कड़ी मेहनत की। उन्होंने बताया कि इस अशोक स्तंभ को कॉपर से बनाया गया है, इसमें कभी जंग नहीं लग सकती है। 9620 किलो के अशोक स्तंभ को 150 टुकड़ों में बनाया गया है। इसकी लंबाई 6.5 मीटर की है और इसके चारों ओर लगे स्टील के स्ट्रक्चर का वजन करीब 6500 किलो के करीब है। लक्ष्मण व्यास ने बताया कि अशोक स्तंभ को संसद भवन की छत पर लगाने में 2 महीने का समय लगा। दिल्ली की 50 डिग्री तापमान में छत पर काम करने के दौरान कई लोगों की तबीयत भी खराब हुई थी। मन में था कि देश के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इसे जल्द से जल्द और बेहतर से बेहतर तरीके से काम पूरा किया गया। बुलेटिन में बात अब रिया चक्रवर्ती की कर लेते हैं। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं। एनसीबी ने दावा किया है कि उन्होंने गांजा खरीद कर सुशांत सिंह राजपूत को दिया था।
सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस में उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। रिया अभी भी एनसीबी के रडार में है। एनसीबी ने ड्रग्स केस में चार्ज ड्राफ्ट किए हैं, जिसमें रिया और 34 आरोपियों पर हाई सोसाइटी और बॉलीवुड के लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने का चार्ज लगाया गया है। सुशांत को नशे की लत के लिए उकसाने का भी आरोप इसमें शामिल है। रिया पर एनसीबी का आरोप है कि एक्ट्रेस ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग खरीदी और उनके लिए भुगतान भी किया। मामले में 35 आरोपियों के खिलाफ कुल 38 आरोपी मिले हैं। एनसीबी ने अपने चार्ज ड्राफ्ट में दावा किया है कि रिया ने सैमुअल मिरांडा, सौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और दूसरे लोगों से कई बार गांजा लिया है। गांजे की डिलीवरी लेने के बाद रिया ने इसे सुशांत सिंह राजपूत को दिया। रिया ने मार्च 2020 से लेकर सितंबर 2020 के दौरान गांजे की इन डिलीवरियों की पेमेंट भी की थी। मामले में एनसीबी ने सभी 35 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट किए गए ड्राफ्ट के मुताबिक ये सभी 2020 से दिसंबर 2020 के दौरान आपराधिक साजिश में शामिल हुए। वे इस दौरान एक दूसरे के साथ ग्रुप्स में नशीले पदार्थों की खरीद, बिक्री, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट करने के अलावा बॉलीवुड समेत हाई सोसाइटी के लोगों को इसे डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे और बिना लाइसेंस के मुंबई महानगर क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी भी करते थे। इसके साथ गांजा, चरस, एलएसडी की कोकीन भी लेते थे, जो कि अपराध है। ड्रग्स पैडलर के साथ संपर्क में खुद एनसीबी ने खुलासा किया कि रिया के भाई सौविक के खिलाफ तय आरोप बताते हैं कि वे ड्रग्स पैडलर के साथ लगातार संपर्क में थे। वो गांजा, चरस की डिलीवरी के लिए ऑर्डर देते थे। सौविक ने अब्देल बसीत और कैजान इब्राहिम, करमजीत सिंह आनंद और सूर्यदीप मल्होत्रा समेत दूसरे लोगों से गांजे की डिलीवरी लेकर उसे सुशांत को सौंपा। उन डिलीवरियों के लिए कभी खुद पेमेंट की तो कभी रिया चक्रवर्ती के जरिए मार्च 2020 से लेकर सितंबर 2020 की अवधि के दौरान ड्रग्स पैडलरों को भुगतान किया गया। सुशांत के खास दोस्त सिद्धार्थ पेठानी की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। एनसीबी का आरोप है कि पेठानी आरोपी सैमुअल मिरांडा और सौविक, दीपेश सावंत और रिया और सुशांत के साथ ड्रग्स और गांजे की खरीद के लिए सीधे संपर्क में करते थे। यह ड्रग्स सुशांत और बाकियों के सेवन के लिए जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 के दौरान खरीदा गया था। पेठानी सुशांत के कोटक ऐप का इस्तेमाल करता था। वीड और गांजा समेत दूसरे ड्रग्स सुशांत के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर खरीदे गए और इसे बैंक ट्रांजैक्शन में पूजा सामग्री के तौर पर दिखाया गया। इस तरह सुशांत को ड्रग्स एडिक्शन के ओर धकेला गया, जिसमें एनसीबी ने क्राइम माना है। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को अपने घर में मृत पाए गए थे। सुशांत के निधन ने पूरे देश को चौंका दिया था। किसी को बॉलीवुड स्टार की मौत पर यकीन नहीं हुआ था। सुशांत की फैमिली ने एक एक्टर की मौत का जिम्मेदार रिया चक्रवर्ती को ठहराया था। सुशांत केस की कई जांच एजेंसियों ने तहकीकात भी की, लेकिन मौत की वजह आज तक सामने नहीं आ पाई। सुशांत के फैंस आज भी उनके लिए न्याय की गुहार लगाते हैं। तो भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू हुई 3 मैच की वनडे सीरीज में भारत ने अपना पहला मैच जीत लिया है। आपको बता दें कि भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेटों से हराया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने 10 विकेटों से अपने नाम किया। भारत ने पहली बार वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड को 10 विकेटों से हराया है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 110 रन बनाए थे। वनडे में यह इंग्लैंड का भारत के खिलाफ सबसे छोटा स्कोर था। इसके जवाब में भारत ने बिना विकेट खोए 114 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट लिए और कई रिकॉर्ड अपने नाम भी किए। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने 58 गेंदों में 6 चौके और 5 छक्कों की मदद से 76 रन की पारी खेली। वहीं उनके जोड़ीदार शिखर धवन ने 54 गेंदों में 31 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके निकले। इस मैच में इन दोनों ने सलामी जोड़ी के रूप में 5000 रन भी पूरे किए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर के बाद यह दूसरी भारतीय जोड़ी है
जिसने यह कीर्तिमान हासिल किया है। आपको बता दें कि सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर के बाद ये दूसरी भारतीय जोड़ी है रोहित शर्मा और शिखर धवन की जिसने ये कीर्तिमान हासिल किया है और इन जोड़ी ने अब 5000 रनों का आंकड़ा पूरा कर लिया है। इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और जसप्रीत बुमराह ने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट लेकर रोहित के फैसले को सही साबित किया। मोहम्मद शमी ने अगले ही ओवर में बेन स्टोक्स को आउट करके इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। ये तीनों बल्लेबाज अपना खाता खोले बिना ही पवेलियन लौटे और इंग्लैंड की टीम इस दौरान मुश्किल में आ गई। इसके बाद जॉनी और एक और खिलाड़ी शून्य पर स्कोर पर आउट हुआ और पावर प्ले में इंग्लैंड की आधी टीम 30 रन बनाकर आउट हो चुकी थी। कप्तान जॉस बटलर ने 30 रन बनाए तो वहीं डेविड विली ने 21 और क्रॉस ने 15 रन बनाकर इंग्लैंड का स्कोर 100 के पार पहुंचाया। अंत में इंग्लैंड की टीम ने 25 ओवरों में 110 रन बनाकर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। वनडे क्रिकेट के इतिहास में यह छठा मौका था जब सभी 10 विकेट भारत के तेज गेंदबाजों ने लिए। इससे पहले 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर के मैदान में ऐसा हुआ था। वहीं पहली बार 1983 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय तेज गेंदबाजों ने यह कारनामा किया था। हालांकि यह पहली बार हुआ था जब पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने सभी 10 विकेट लिए। ऐसा पहली बार हुआ कि जब पहली गेंदबाजी करते हुए भारतीय तेज गेंदबाजों ने ये 10 के 10 विकेट अपने नाम किए। इससे पहले हर बार दूसरी पारी में ही भारतीय तेज गेंदबाजों को 10 विकेट मिले थे। जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में भारत के लिए शानदार गेंदबाजी करते हुए 19 रन देकर 6 विकेट लिए। इसी के साथ ही वो इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए। बुमराह ने आशीष नेहरा को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 23 रन देकर 6 विकेट लिए थे। अब यह कीर्तिमान बुमराह के पास हासिल हुआ जिन्होंने 19 रन देकर 6 विकेट लिए हैं। इससे पहले आशीष नेहरा ने 23 रन देकर 6 विकेट लिए थे। वनडे में इंग्लैंड की धरती पर किसी भी मैच में सबसे अच्छी गेंदबाजी करने के मामले में जसप्रीत बुमराह चौथे नंबर पर हैं। इस मामले में पाकिस्तान के वकार यूनिस पहले नंबर पर हैं जिन्होंने 2001 में 36 रन देकर 7 विकेट लिए थे। वहीं डेविस ने 91 रन देकर 7 विकेट और गैरी गिलमर ने 14 रन देकर 6 विकेट लिए थे। इसके बाद चौथे नंबर पर जसप्रीत बुमराह आ गए जिन्होंने 19 रन देकर 4 विकेट इस मैच में लिए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर कई सवाल उठे जिसके बाद उन्होंने खुद सामने आकर अपनी सफाई पेश की। नुसरत मिर्जा इस पाकिस्तानी पत्रकार के दावों ने भारत की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस मुद्दे पर विवाद बढ़ने के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने खुद सफाई दी। हामिद अंसारी ने कहा कि मैंने ना तो उसे कभी बुलाया और ना ही उनसे कभी मुलाकात की। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बयान जारी कर कहा कि आज और कल मेरे खिलाफ मीडिया में एक सेक्शन में झूठ का पुलिंदा चलाया जा रहा है जिसमें बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता भी शामिल हैं। हामिद अंसारी ने कहा कि इन बयानों में कहा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में मैंने पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को न्योता दिया। पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि नई दिल्ली में आतंकवाद पर आयोजित एक कार्यक्रम में उसे मिला था और जब मैं ईरान में भारत का राजदूत था तब मैंने राष्ट्रीय हित के खिलाफ काम किया। इसके लिए एक सरकारी एजेंसी के एक पूर्व अधिकारी की तरफ से आरोप भी मेरे पर लगाए गए। अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि यह ज्ञात तथ्य है कि विदेश मेहमानों को उपराष्ट्रपति की तरफ से बुलाने की प्रक्रिया सरकार की सलाह पर की जाती है और इसमें मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय शामिल होता है। उन्होंने कहा कि मैंने ना तो इस शख्स को कभी न्योता दिया और ना ही इससे कभी मुलाकात की। हामिद अंसारी ने आगे कहा कि आतंकवाद पर मैंने एक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन 11 दिसंबर 2010 को किया था। जैसा कि सामान्य प्रैक्टिस है कि मेहमानों की सूची की लिस्ट आयोजकों ने तैयार की थी, मैंने उसे कभी नहीं बुलाया और ना ही मिला। ईरान में बतौर राजदूत अपने काम के
बारे में बताते हुए हामिद अंसारी ने कहा कि बतौर राजदूत मेरे काम की सारी जानकारियां उस समय की सरकार के पास थी। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिबद्धता में बंधा हुआ हूं और ऐसे मामलों में प्रतिक्रिया से बचता हूं। भारत सरकार के पास इससे जुड़ी सारी जानकारी है और इस बारे में सच्चाई बताने वाली वो एकमात्र अथॉरिटी है। यह रिकॉर्ड में है कि तेहरान में मेरे कार्यकाल के बाद यूएनएससी में मैं भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुआ और वहां पर मेरे काम की पहचान देश विदेश में हुई। बता दें कि बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि नुसरत मिर्जा पाकिस्तान के पत्रकार हैं। इन्होंने खुद खुलासा किया है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी 2005 से 2011 के बीच में 5 बार न्योता देकर इन्हें भारत बुलाते रहे हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि नुसरत मिर्जा ने जब भारत के दौरे पर थे तब तत्कालीन उपराष्ट्रपति मुझे भारत बुलाते रहे। उन्होंने खुद इस बात को माना है। हमारी बातचीत में जो जानकारी साझा की जाती है वह अति संवेदनशील और गोपनीय होती हैं। पाकिस्तान पत्रकार बताता है कि अति संवेदनशील और गोपनीय जानकारी एक बार नहीं बल्कि 5 बार साझा की गई है। गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि उसने ये जानकारी हामिद अंसारी से ली और इस जानकारी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी पत्रकार भारत को कमज़ोर करने के लिए आईएसआई, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इस जानकारी को उनके साथ साझा किया करता था। आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम है उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और कांग्रेस की सरकार 2005 से लेकर 2011 के बीच में 5 बार ऐसे व्यक्ति को भारत आने का निमंत्रण देती है जो कि देश की गोपनीय जानकारी साझा करता है और देश की जनता ये पूछना चाहती है कि आतंकवाद का खात्मा करने के लिए क्या कांग्रेस सरकार की यही नीति थी। इस तरीके के सवाल के बाद कांग्रेस देश की अति गोपनीय चीज़ों और दूसरे देश को साझा कर रही थी जिसका वो आतंकवाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इन बयानों के बाद खुद उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इस बात को लेकर सफाई पेश की और उन्होंने कहा कि ना तो मैं उन दूत से मिला और ना ही इस तरीके का न्योता मेरी तरफ से उन पाकिस्तानी पत्रकार को दिया गया था। बीजेपी प्रवक्ता के बयान के बाद खुद पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपनी सफाई पेश की। बीजेपी प्रवक्ता ने उन पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने भारत की जानकारियां पाकिस्तानी पत्रकार से साझा की थी, जिसको उन्होंने सिरे से खारिज कर कहा कि ना तो मैं उस पत्रकार से मिला था और ना ही मेरी तरफ से उस पत्रकार को कोई न्योता गया था। सारी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड के पास है और एकमात्र वही एक सोर्स है जो सारी जानकारी साझा कर सकती है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।